कुछ लोग हैं जो ये भी दावे करते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो था वो न्यूक्लियर बॉम्ब था। ये अगर अप्लाइड साइंस है तो फिर ये होता है कि इसकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं, वो लेबोरेटरीज कहाँ गई। जब एटम आविष्कार हुआ था तो कहा गया था ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इसलिए अणु का ट्रांसलेशन एटम कर दिया गया। लेकिन एटम बाद में फिर टूट गया, सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए। तब आप कैसे अणु को डिफाइन करोगे? तो इसलिए आप अणु को वैसे डिफाइन करो जो हमारे शास्त्र में लिखा है, ना कि साइंस के पीछे भाग जाओ। देखो साइंस भी हमारे पास था, कई ऋषि हैं जो आज के साइंटिस्ट जैसे हैं, लेकिन ऋषि साइंटिस्ट नहीं है। वो समाधि का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये अनसाइंटिफिक है। सबसे कॉम्प्लेक्स शरीर अगर मानव है तो ये भी हो सकता है कि ड्राइविंग मैनुअल हमें इसका अभी तक पता नहीं हो। लैब इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि शरीर को ही उन्होंने लैब बनाया। ये जो ऋषियों ने किया, ऋषि इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, ये हिट एंड ट्रायल रहा है या ये आपको लगता है कि ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है? भगवान शिव के जो कैलाश टेम्पल जो हम कहते हैं, तो एक पत्थर को काट के उल्टा काट करके बनाया गया है। तो ये कोई विधा है, वो एक दिन में नहीं आएगी, वो किसी जर्नी से गुजर के गई होगी। सिर्फ समाधि से नहीं हुआ है। योग की उसका जो एप्लीकेशन था वो हेल्थ ना हो करके हमारी क्षमता बढ़ जाए ऑब्जर्व करने की। तो ऑब्जर्वर साइंस में नहीं होता, एटलीस्ट क्वांटम फिजिक्स के पहले जितने भी विषय हैं उसमें तो नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स आई तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है, मेजरमेंट नहीं कर सकते एग्जैक्ट। तो तत्व ज्ञान इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त नहीं होगा, ये साइंस नहीं बता दिया। इसलिए उन्होंने फिर वेदांत को स्टडी किया। जो श्रोडिंगर है वो ऑस्ट्रिया में आरके मिशन का मेंबर रहा। अगर हम इसको फ्यूचर में ऐसी कुछ मेडिसिन कुछ बना लें ऐसा कि जिसके प्रयोग से चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाए, तो क्या ये पहले भी हुआ है। जड़ी बूटियों का प्रयोग, ध्वनियों का प्रयोग, गुरु का शक्तिपात, सभी प्रोसेसेस को फास्ट ही करता है। इस बेल्ट में भगवान श्री राम जन्म लिए हैं, श्री कृष्ण जी हुए हैं, भगवान बुद्ध विचरण किए हैं। एक समय था कि सबसे गौरवशाली जगह रही है पूरी पृथ्वी पर। आज वो जगह जो है वो ज्ञान के ही नहीं, ऐश्वर्य में भी बहुत पीछे हो गई है। कि 1000 साल पहले अल-बिरूनी भारत के बारे में क्या कहता है? वो कहता है ज्ञान पर भारतीय गर्व करते हैं, पहला, मरने से नहीं डरते हैं, दूसरा, और सच बोलते हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि वो कोई अधिकारी ये कह रहा है मुझसे सच मत बुलवाओ, मेरे बाल बच्चे हैं। साथियों, अगर आपके घर में 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं तो इस महीने की 22 तारीख से हम सनातन धर्म पर बच्चों के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। 4 महीने का प्रोग्राम है। सैटरडे संडे को लाइव क्लासेस होंगी और हर क्लास में हम बच्चों से श्लोकों का उच्चारण कराएंगे, सनातन धर्म की कथाओं के माध्यम से उनमें वैदिक संस्कार डालेंगे और प्रारंभिक गणित और विज्ञान की शिक्षा भी देंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को सनातन मूल्यों से, सनातन संस्कारों से जोड़ें, सनातन ज्ञान देकर उनको इतना सक्षम बना पाएं कि वो जीवन के हर एक क्षेत्र में अच्छा करें। और अगर आप अपने या अपने परिवार के बच्चों को अभी इनरोल कराएंगे, प्री बुक करेंगे, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण आज से ही प्रारंभ करें। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। आइए अब पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। रवि जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है। और जिस प्रकार से आप व्याख्यान देते आए हैं, चाहे वो आध्यात्म के विषय हों, चाहे जगत के विषय हों, और ख़ासकर जो ज्ञान है उसका जो एप्लीकेशन है उस पर जब बात होती है तो बहुत ज़्यादा नॉलेज निकल कर आती है। दोनों तरफ हम जाएंगे, दोनों तरफ के विचारों के एप्लीकेशन पर बात हम करेंगे। भले 2 पॉडकास्ट हम कर लें। इस वाले पॉडकास्ट में मैं आपके आध्यात्म का जो एप्लीकेशन है उस पर जाना चाहता हूँ। यदि हम आध्यात्म और दर्शन शास्त्रों की बात करते हैं तो एक हमें गोल दिखता है कि मोक्ष है, लेकिन इसके साथ साथ हम इस जर्नी में एक इंटेलिजेंस भी पाते हैं जिसकी आप चर्चा लगातार कहें, जिसे आप ऋषि इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और ऋषि इंटेलिजेंस की जब बात होती है, आज ह्यूमन एआई की तरफ बढ़ रहा है, इसकी भी बात होती है। जब हम वैदिक विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है कि वेदों में विज्ञान है कि नहीं है, या हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कितने उन्नत थे, ये बहुत चर्चा का विषय रहता है और इस पर डिबेट्स और इस पर पॉडकास्ट होते रहते हैं। लेकिन एक बार हम यदि ये मान लें कि विज्ञान था,
तो ये प्रश्न उठता है और ये तार्किक लोग पूछते हैं कि यदि विज्ञान था और हम उन्नत थे, तो वो उपकरण कहाँ गए, वो लेबोरेटरीज कहाँ गईं, वो इक्वेशंस कहाँ गए? क्योंकि ये तो उसी तरह हो गया जैसे रामानुजन जी थे, वो अपनी प्रेडिक्शंस बता देते थे कि ये है, उसके पीछे का वो बहुत कुछ नहीं बता पाते थे और वो बोलते थे कि ये देवी माँ की कृपा से आ गया है। अब वो उनकी इंटेलिजेंस थी, अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तो बिना इंस्ट्रूमेंट्स के कैसे पहुंच गए? ठीक है, तो प्रमाण शास्त्र कहता है 4 शब्दों का वो वर्णन करता है, जिसमें हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसको बढ़ाते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हम दूर नहीं देख सकते, सूक्ष्म नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को हमने एम्पावर किया एक तरीके से। और अनुमान में हम क्या प्रयोग करते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कैलकुलस, मैथमेटिक्स, इससे हम अपने इन्फेरेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो साइंस ऐसे काम करता है, लेकिन मूल में क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान। उसको इन्हेंस करते हैं इन सारे मेथडोलॉजी से, मैथ्स से, इंस्ट्रूमेंट से, रिसर्च से, जो भी तरीके हैं। तो हमारी ब्रह्मांड की जो कल्पना है, उसमें जब भी हम ब्रह्म की बात करें या कोई भी ऐसा विषय जब लाए, अद्वैत जब हम कह दें शब्द को, तो अगर ये सिर्फ विचार नहीं है, अगर ये सत्य हो, तो इसका मतलब किसी भी विधा में ये सिद्धांत रहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटोमी जो हम कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य अलग अलग है, अगर ऐसा है तो अलग अलग है, तो पास जाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो साइंस ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड जो भी है उसको अलग ही मानता है, द्वैत में ही वो है। तो द्वैत में वो है, तो वो उसका मूल सिद्धांत है। तो मान के चलता है एक व्यक्ति स्वयं से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, भारतीय अगर उसके आधार को माने तो द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटोमी ना होकर के दृष्टा और दृश्य एक ही है। अलग बात है उस अवस्था को कैसे प्राप्त की जाए, वो अवस्था प्राप्त करने के तरीके को हम समाधि कहते हैं। तो योग की मूल जो उसका जो एप्लीकेशन था, वो हेल्थ ना होकर के दर्शन में अगर हम जाएं, तो वो चित्त की वृत्तियों का निरोध कह लें, सेसेशन ऑफ माइंड कह लें, कॉग्निटिव स्किल सेट बढ़ जाए, हमारी क्षमता बढ़ जाए ऑब्जर्व करने की। ठीक है, हम ऑब्जर्व जब करते हैं तो अगर हम सटीक नहीं है तो हमें फिर एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन मेरा सटीक हो जाए, प्रिसाइज हो जाए, तो हम रिजल्ट को सही प्राप्त कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन को सटीक करने के लिए हमें मास्टरी, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हम कहते हैं, वो फैकल्टी आ जाती है। तो नॉलेज की फैकल्टी ऋषियों के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार का ही प्रयोग है। वेस्ट कहेगा टू एर्र इज ह्यूमन, ह्यूमन गलतियों का ही सोर्स है, इसलिए उसका महत्व नहीं है। तो ऑब्जर्वर साइंस में नहीं होता, एटलीस्ट क्वांटम फिजिक्स के पहले जितने भी विषय हैं उसमें तो नहीं होता। कौन ऑब्जर्व कर रहा है ये मायने नहीं रखता। हाइपोथेसिस मायने रखती है, एनालिसिस मायने रखती है, कंक्लूजन मायने रखता है। उसकी कोरैबोरेशन, उसकी फॉल्सिफिकेशन, उसकी डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारे प्रोसेसेस मेन है, मेथोडोलॉजी मेन है। ठीक है, हमारे में प्रमाता मेन है। हम पहले प्रमाता पे काम करेंगे। तो जो ऑब्जर्वर है, तो प्रमाता तर्कशास्त्र में भी हमारा एक एलिमेंट है, एक वो फैक्टर है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है उस पर भी निर्भर करेगा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगी। क्योंकि हम लेंस की बात करते हैं, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी वो अपनी सृष्टि देखता है, समझता है। तो हमारा लेंस जो है, चाहे हम कह लें माया से लिप्त है, सत्य उसे जैसा है वैसा उस तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि वो फिल्टर आउट होके आ रहा है। उसके संस्कार, उसकी अवधारणाएं, जो प्रेजुडिस बायस हम कहते हैं,
उसकी अपनी समझ दुनिया को जानने और समझने की, ये सब फिल्टर आउट हो करके ज्ञान उस तक, तो ज्ञान तत्व ज्ञान के रूप में ना हो करके उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से उस तक पहुंचती है। तो जैसे विचारधाराओं की जो भी हम लड़ाई बोलते हैं, आइडियोलॉजी बोलते हैं, तो कोई क्यों एक विचारधारा को सब्सक्राइब करता है? सच की सीकिंग क्यों नहीं करता? सत्य को क्यों नहीं ढूंढने का प्रयास करता? क्योंकि वो हमें आता नहीं। एक आम व्यक्ति उस प्रोसेस से होकर नहीं जाता कि तत्व ज्ञान के लिए वो लायक बन जाए। वो उसमें ही परेशान है, भावनाओं में ही व्यस्त है, मन को ही वो संभाल नहीं पा रहा है, तो बुद्धि और विवेक को कैसे प्रयोग कर पाएगा? तो ऋषि मुनि, अगर हम कहें ऋषि इंटेलिजेंस, मेरा कहने का जो था कि कॉग्निटिव सेंस व्यक्ति में ही है। एक ऋषि को हम ये कह सकते हैं कि मानवीय शरीर में, मानव शरीर में एक हाईएस्ट इंटेलिजेंस जो शो कर पाए, और ऐसा इंटेलिजेंस कि वो तत्व ज्ञान को एज इट इज दर्शन कर पाए, मंत्र दृष्टा हो पाए, इसलिए हमने उन्हें ऋषि कहा। वो एरर फ्री, फिल्टर फ्री, एज इट इज उनको मिला, उन्होंने उसको रियलाइज किया, विजुअलाइज किया। थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, थिंकिंग, फिलॉसफी वो नहीं थी। इसलिए दर्शन और फिलॉसफी, उसको मैं बार बार अलग करता हूं कि फिलॉसफी भाषा के दायरे की चीज है, समय काल परिस्थिति से बंधी हुई है। कभी समाजवाद ने काम किया, बाद में उसने काम नहीं किया। दर्शन टाइमलेस विजडम हो जाता है, वो 2000 साल पहले भी काम की थी, तो आज भी वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए क्रोध पे ही अगर हम बात करें, क्रोध पे विजय कैसे प्राप्त करना है, इच्छाओं पर कैसे विजय प्राप्त करना है, तो दर्शन शास्त्र आपको उसकी जानकारी देता है। तो यहां पर लैब, एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट, व्यक्ति अपने शरीर को ही बनाता है। और इस विषय को एज अ जिज्ञासा अगर मैं प्रस्तुत करूं कि सारी मशीन को दुनिया की रख दे, जितना भी हाईएस्ट इंटेलिजेंस जो प्रोड्यूस करती हैं, और एक मानव शरीर को रखा जाए, तो कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? अगर आप ऐसे देखेंगे तो न्यूरॉन्स को ही अगर स्टडी करेंगे तो बोलेंगे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। इतना कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है कि एआई की एल्गोरिथम को भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क प्रोग्रामिंग हम कहते हैं, कि न्यूरॉन्स या ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट कर पाए, ऐसा मशीन को ही हम एआई कहेंगे, कि नेचुरल इंटेलिजेंस को जो इमिटेट कर पाए, इमोशंस तक आ जाए उसके अंदर, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि सबसे कॉम्प्लेक्स शरीर अगर मानव है, तो यह भी हो सकता है कि ड्राइविंग मैनुअल हमें इसका अभी तक पता नहीं हो। इसकी पोटेंशियलिटी कितनी है, उसका प्रभाव कितना हो सकता है, शायद साइंटिस्ट या अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर ना किया हो। तो पहली तो बात यह है। तो लैब इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि शरीर को ही उन्होंने लैब बनाया, क्योंकि प्रोसेस जो है वो ऑब्जर्वेशन की मास्टरी की है। साइंस में लॉजिकल डिडक्शन की मास्टरी की बात होती है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण को साइंस नहीं मानता है। अब जितने भी अभी बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको ये बुरा लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, उसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस माना जाता है। उन्हें यह बुरा लगता है क्योंकि साइंस तर्कों से कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है। तो 1 + 1 = 2 है, इसका 108 पेज का आई थिंक प्रूफ है। मतलब ये ऑब्वियस है, इसको वो विश्वास नहीं करना है, उन्हें उसको थ्योरम के रूप में लाना है, एग्जाम्स के रूप में लाना है मान लीजिए, और उसको एक्चुअली एक्सप्लेन करना है पूरा। ये उनकी आदत है कि लॉजिकली वो डिड्यूस होनी चाहिए। प्रत्यक्ष साइंटिफिक दायरे के बाहर की चीज है, ये साइंस ने मान के रखा है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऋषि मुनि प्रत्यक्ष की एक नई डायमेंशन है कि जो हम चक्षु बोलते हैं, तो एक ज्ञान चक्षु की हम बात करते हैं, है ना। सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, और भी कई तरीके हैं। तो उस फैकल्टी को अनलॉक करना, अपने ऑब्जर्वेशन को इतना प्रिसाइज करना कि जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वहां पे ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो एनालिसिस की प्रोसेस से ना गुजरे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटॉमी ऋषि के समय वो मर्ज्ड है, क्योंकि हमारी रियलिटी जब हम अद्वैत कह रहे हैं तो एक ज्ञाता ही ज्ञेय है। अगर उसको पौधे के बारे में जानना है तो जो हम संयम वर्ड यूज करते हैं विभूति पाद में, पतंजलि योग सूत्र में,
तो वो पौधा है कि पौधा वो है, इसी का तो भेद समाप्त हो जाता है। समाधि उसको ही कहते हैं ना। भेद जब समाप्त हो जाए, जब स्वयं को वो अहंकार तत्व जब डिसॉल्व हो जाए, आपकी ओनरशिप समाप्त हो जाए, आपको लगे कि आप विश्व में विस्तारित हो चुके हैं, ये अनुभव आपको आ जाए, आप ही पौधे हैं, इसलिए पौधे के बारे में आपको पता है। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि यह है फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस। साइंस है थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनेबल, टीचेबल, डूएबल, रिपीटिशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपको उस यात्रा से गुजरनी पड़ेगी, तभी आप वैलिडेट कर पाओगे कि ये बात सही है कि गलत है। तो यहां पर एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है। मतलब वो साधना आपको उस स्तर की करनी पड़ेगी, आप लायक बनोगे, वो कॉग्निशन आपकी डेवलप होगी, उसको ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो जब भी ये बात है कि भगवान बुद्ध ये वृक्ष के नीचे बैठे, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ये किसी ने प्रश्न ये नहीं किया कि कोई प्रोफेसर नहीं है, बुक नहीं है, और समाधि का कोई भी अस्तर हो, कहते हैं विचार शून्यता आ जानी चाहिए, मतलब थॉटलेसनेस है। इसका मतलब आप रीजनिंग भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर ज्ञान कहाँ से आ गया? ये काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि ज्ञान के जो कन्वेंशनल मीडियम है वो ये है कि पुस्तक पढ़ के आती हैं, लेक्चर समझ के आता है, उसके बाद हम टिंकरिंग करते हैं थॉट में, कई विचारों को सामने रखते हैं, फिर अपने तार्किक जो हमें गिफ्ट के रूप में हमें मिला है कि तर्क करता है मानव, वहाँ से हम धीरे धीरे फिल्टर आउट करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मन को प्रयोग करना आप बंद करोगे तो एक्चुअली बुद्धि खिलती है। मन का प्रयोग, मन क्या है? संकल्प और विकल्प करता है, इस थॉट में रहता है, फिर दूसरे थॉट में तो वांडर करता है, वो अस्थिरता देता है आपको। तो अस्थिरता दे देगा तो वो हल्ला है, एक भीड़ में, हल्ला में आपको कोई आवाज़ सुननी है तो आप नहीं सुन पाओगे, तो आप धीरे धीरे सारे नॉइजेस को कंट्रोल करते हो। तो ये इनका गुफा में जाना, मूलतः इंद्रियों के जितने भी इनपुट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करना है। जो भी तन्मात्राएं एक्टिव हो रही हैं, ध्वनि नहीं आएगी, स्पर्श का अनुभव नहीं होगा, सर्केडियन रिदम को आप बाईपास कर दिए तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी तो सपने आएंगे, फिर वो थॉट को बिगाड़ देंगे। तो वृत्तियों में निद्रा भी एक दोष के रूप में है, जैसे, है ना, कुछ बोलना नहीं है ना, और हो सके तो अजपा जाप करना है, ताकि बंदर को आपको पहले बांधना है, जो आपका मन चंचल है उसको एक विषय दे के एटलीस्ट पहले उसको स्थिर करना है। तो मूलतः इंद्रियों का प्रयोग बंद कर रहे हैं। तो इंद्रियों का प्रयोग बंद होगा तभी मन शांत होगा, क्योंकि मन का सीधा संबंध इंद्रियों से है, और तब कॉग्निशन खिल के उठेगी। जहां पर हम कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग कर दें, मतलब आत्मा जो फैकल्टी है जो शांत है, जब भी हम मन को यूज करते हैं तो हम उस फैकल्टी का उस रूप में प्रयोग नहीं कर पाते जो ज्ञान को ज्यादा सहज रूप में हमें दे सकता है। तो ये मूल कारण है कि लैब क्यों नहीं है, और ये जो भी श्रोतागण है उनको मानने की भी जरूरत नहीं है। कोई कह भी नहीं रहा है कि आप इस बात को मानिए, लेकिन जो सिद्धांत है वो यही है कि दृश्य और दृष्टा ये एक हो जाए तो ज्ञान मिल जाएगा, इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। मतलब जो ऋषि हैं उनको जिस सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए वो समाधि के माध्यम से वो सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट है और वो सेल्फ है जो उनका, वो एक ही हो जाता है, और फिर उससे उसको ज्ञान हो जाता है। तो उनका जो इनर इंस्ट्रूमेंट है उसी की वो पावर है जिसको यूज़ करके उसको समझ रहे हैं। क्योंकि आप पतंजलि योग सूत्र की आप बात किए तो विभूतिपाद में तो ऐसा ही है कि यदि आप धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, संयम करते हैं, तो जैसे आप सूर्य पे करते हैं तो सौरमंडल का आपको ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर बताया गया। अब उसमें यह है कि आप पूरे पतंजलि योग सूत्र को मानते हैं लेकिन इन सब बातों पे फिर विश्वास नहीं होता। अब विश्वास तो तभी होगा फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, हाँ, जब फर्स्ट पर्सन आप एक्सपीरियंस, नियमों को मानिए और उसमें भी आउटकम श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मूल में फिर कर्म और पुनर्जन्म आ जाएगा। आपका अगर प्रारब्ध होगा तभी वो प्राप्त होगा। तो एक और समस्या आ गई, हमने 10 वर्ष दिया फिर भी प्राप्त नहीं हुआ तो कैसे माने? ये भी एक समस्या है।
तो इसीलिए ये रिपीटेबल नहीं है। 10 व्यक्तियों को योग दर्शन या योग सिखाया गया, 10 व्यक्ति को अलग रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सभी की यात्रा अलग अलग जगह से प्रारंभ हो रही है। कोई यम के स्तर पे भी नहीं होगा, कोई नियम के स्तर पे होगा, कोई प्रत्याहार पे नहीं पहुंच पा रहा होगा, तो वो उतनी ही समय देगा, उतनी ही साधना करेगा, बट आउटकम अलग आएगा। तो इससे आप सिद्धांत नहीं बना पाओगे, साइंटिफिक सिद्धांत, लॉ नहीं बना पाओगे, एल्गोरिथम डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो एल्गोरिथम डिजाइन नहीं हो पाया, लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो अनसाइंटिफिक हो गया। जिस चीज को आप बता नहीं सकते वो स्यूडो साइंस के डायमेंशन में ज्यादा चली जाती है। इसमें अगर मान लीजिए कल को भविष्य में हम साइंस में ऐसी प्रोग्रेस कर जाएं कि ये जो हमारा एक द्वितीय सूत्र है प्रथम पाद का कि योग चित्तवृत्ति निरोध है, अगर हम इसको फ्यूचर में ऐसी कुछ इंजेक्शन मेडिसिन कुछ बना लें ऐसा कि जिसके प्रयोग से चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाए, तो क्या ये हो पाएगा? आपको लगता है कि फिर वो जो कॉग्निटिव, जो हमारी जो ज्ञान चक्षु की बात हो रही है, वो खुल जाएंगी अगर ऐसा कुछ हो? और ये पहले भी हुआ है। जड़ी बूटियों का प्रयोग, ध्वनियों का प्रयोग, गुरु का शक्तिपात, सभी प्रोसेसेस को फास्ट ही करता है। तंत्र में अब अगर हम विषय डिस्कस करें तो मदिरा को अगर पकड़ लें तो मदिरा एम्प्लीफाई करता है जो आपके अंदर की भावना है ना। जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांत है ध्यान की अवस्था में, तो मदिरा उसको रेज कर देगा। मदिरा चंचलता को नहीं लाता, जो आपके अंदर के जो भाव है वही उसको एम्प्लीफाई करता है। तो प्रयोग तो पहले भी किए गए हैं, जड़ी बूटियों के प्रयोग किए गए हैं, रुद्राक्ष हैं, स्थानों का प्रयोग किया गया है, ताकि उस एफर्ट थोड़ा कम लगे, उस जर्नी को एड करने के लिए ठीक है। तो प्रयोग हुए हैं। मन को अगर टेक्नोलॉजिकली अगर कर पाए उस पे विषय में शायद कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उसमें अहंकार तत्व भी, आपको सारे फैकल्टीज को ध्यान देना है। तो सिर्फ थॉटलेसनेस जो है वो कार्य नहीं करेगा। कोमा जैसी जो स्थिति है, क्या उसको माना जाएगा थॉटलेसनेस? उसमें तो मैं इस पे विचार नहीं दे सकता, क्योंकि कोमा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है मुझे। क्योंकि ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं कि यदि आपको सिर्फ और सिर्फ वृत्तियों का निरोध ही करना है, तो एक तो हमारे उपनिषदों में ही मिलता है कि हम यदि बिना ड्रीमलेस स्लीप में चले जाएं तो उसको भी कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन अवेयरनेस दृष्टा के रूप में आपको रहना होगा। अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर वो नींद है, वो गाढ़ी नींद है, उससे कोई समाधि नहीं प्राप्त होगी। आपको वहाँ होना पड़ेगा, बस विचार नहीं होने चाहिए, बस आप होने चाहिए वहाँ पे। नहीं तो फिर उसे निद्रा ही कहा जाता, समाधि ना कहा जाता। समाधि नहीं होगा। समाधि का अगर मैं शाब्दिक अर्थ ये करूं कि सम्यक रूप से जो अधिकरण है, कि समान रूप से सब पे अधिकार हो जाए, क्या सही मैं कर रहा हूं समाधि, या समाधि का कुछ और अर्थ है? समाधि जो योग सूत्र में आता है उसके अगर मूल में जाएंगे तो वो ये जो दृष्टा और दृश्य विवेक जो है यही समाप्त हो जाता है, यही मेन समाधि है। बल्कि योग का डेफिनेशन समाधि है। योग क्या है? तो समाधि है, वो अवस्था जब ये भेद समाप्त हो जाए। इनफैक्ट योग में तो प्रथम पाद ही समाधि पाद है, क्योंकि उसको समझाया ही गया है समाधि के विषय में। ये तो हमें समझ में आ गया रवि जी कि यदि हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम से जाएंगे और जो अगर इस तरह का विज्ञान है और जो सिद्धांत दिए गए हैं उससे ही आए, तब तो आपको लेबोरेटरीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि फिर ऋषियों ने अपने शरीर को ही इंस्ट्रूमेंट। लेकिन लेबोरेटरीज भी रही हैं, एडवांस लेवल के नॉलेज के लिए नहीं रही है। दूरबीन भी यहाँ मिलते हैं और मंदिर आपको मिल रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग अगर है तो उसके भी टूल्स होंगे, उस पर भी काम किया होगा। लेकिन जो हाई एंड जो हम बोलते हैं, जिससे भारत को याद किया जाता है, उन चीज़ों के लिए लेबोरेटरी कम मिलेगी आपको। इसमें जैसे यम नियम की बात हुई, क्योंकि वो अष्टांग योग का एक प्रमुख पार्ट है। आज के समय में यदि किसी वैज्ञानिक को कहा जाए कि आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, अहिंसा करनी है, अपरिग्रह है, चोरी नहीं करनी है, और ये वो सीढ़ी है जो आपको उस तुरंत तक ले जाएगी, तो ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत धर्म की मोरल वैल्यूज़ है, रिलीजन की, और ये बस आपको अच्छा आदमी बना सकती है, समाज को अच्छा बना सकती है। जो धर्म को नहीं मानते वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बोलेंगे कि वो हमारा पार्ट है, सर्वाइवल के लिए हम सच बोलें, झूठ ना बोलें। लेकिन इससे हमें अल्टीमेट रियलिटी पता चलेगी, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप अब वही है कि जो सिद्धांत है कि चित्तवृत्ति निरोध, तो उसको पाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि झूठ ना बोला जाए। पहला है कि जो सिद्धांत हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में है वही वचन है आपका, वही कर्म है आपका। ये एक अनुशासन है और ये एक आदत है। आपने अगर एक आदत बनाई है तो हर जगह वही आदत होगी। एक जगह आपने ब्लफ किया है तो वही आपकी मूल आदत बनेगी, और वो इंटीग्रल नहीं होंगे आप अपने विचारों में, अपने एफर्ट्स में। तो अथ योग अनुशासनम, पूरा अष्टांग योग अनुशासन है। ध्यान से अगर हम देखें, पहला अनुशासन क्या है? समाज, बाहरी दुनिया के साथ अनुशासन, ठीक है। और नियम क्या है? स्वयं के साथ अनुशासन। नियम में अगर हम पहले नियम को बताएं तो उसमें शौच, क्लीनलीनेस, संतोष, है ना, तपस, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय। इसमें सिर्फ मैं हूं, इसमें और कोई नहीं है। स्वाध्याय मुझे करना है, ठीक है। तपस बल मुझे डेवलप करनी है। तपस बल मतलब द्वंद्व को झेलने की, या फिर जो भी उस यात्रा में असहजता आएगी। आप बैठ नहीं पा रहे, दर्द कर रहा है शरीर में, विचारों में आप फंसे हुए हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझे उठना है, मुझे ये 2 घंटे का साधना नहीं करना है। आपका मन विचलित होगा, शरीर में असहजता आएगी। इसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। आपका मन कुछ और कर रहा है, फिर भी आप बाय फोर्स अपने शरीर को एक अनुशासन में बांध रहे हैं। तो यहां से तपस बल डेवलप होता है। एक मेंटल डिसिप्लिन, आपने एक आदत बनाया है उसे, ये आदत बाकी जगह काम आएगा। तपस बल जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। शौच में मेंटल शौच भी है, क्लीनलीनेस, और बाहरी शौच भी है। यम जो है वो किसी और के साथ जब हम करते हैं वहां पे अनुशासन है। सत्य बोलना, किसी को आप बोलोगे, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना, ठीक है। ये जो विषय आएंगे, ठीक है। तो स्वयं के साथ अनुशासन, बाहरी दुनिया के साथ अनुशासन। आसन हो गया शरीर के साथ अनुशासन, प्राणायाम हो गया प्राण के साथ अनुशासन, प्रत्याहार हो गया इंद्रियों के साथ अनुशासन। तो अनुशासन एक आदत है, वो आपको हर जगह बिल्डअप करनी पड़ेगी, तो ही वो एक्चुअली वो खिल के आएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, इसको एक साथ संयम बोलते हैं। ये डेवलप करने के लिए प्रत्याहार आपको डेवलप करनी है। उसकी आदत अनुशासन बनाने की आदत से होनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक आती है, वो कहते हैं अपना बेड पहले प्रिपेयर करना चाहिए। ये एक आदत है, हैबिट है, अपने जो बेड को सुबह उठने के बाद। तो ये बातें लोगों को बड़ा रिवोल्यूशनरी लगता है, अरे हाँ ये सही बात है। तो ये अनुशासन है ना, यही तो अनुशासन है, ये आपको डेवलप करनी है। तो इसलिए एक जगह आप पालन करें, दूसरे जगह ना करें, तो फिर आप उस यात्रा में और आगे नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। इसमें हमने विज्ञान को अगर हम देखें तो एक उसकी जर्नी है किसी विशिष्ट ज्ञान तक पहुंचने की, फिर उस विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग है, जो हम अप्लाइड साइंस कहें या फिर हम इंजीनियरिंग कहें, टेक्नोलॉजी कहें। तो एक तो ये प्रश्न उठता है कि हमारे पास जो विज्ञान आया तो उसके लिए जो जर्नी वो हमें दिखती नहीं है। तो हमें समझ में आता है कि हमारी जो विधा रही है वो विधा दूसरी रही है, उसके सिद्धांत दूसरे रहे हैं, तो वो हमें उस तरह से हमें लैब या उपकरण नहीं मिलते हैं। फिर जब उस विज्ञान को यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग भी नहीं दिखती है भारतीय प्राचीन उसमें। यदि कुछ लोग हैं जो ये भी दावे करते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो था वो न्यूक्लियर बॉम्ब था, या जैसे पुष्पक विमान है, उड़ने वाले विमान भी थे। तो ये अगर अप्लाइड साइंस है या इंजीनियरिंग है तो फिर ये होता है कि इसकी फैक्ट्रीज़ कहाँ हैं, या फिर पार्ट्स कैसे बनते थे उसकी नॉलेज, या क्योंकि ये तो केवल ज्ञान नहीं है कि हमें दर्शन हो गया, ये तो उसका पूरा एप्लीकेशन है। यदि आप ये भी कह रहे हैं कि हम भूत पर विजय प्राप्त किए तो उस भूत को पूरा उस आपने डिज़ाइन में उतारा है,
उस विमान को बनाया है या फिर उस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया है, ब्रह्मास्त्र को बनाया है, तो उसके लिए क्या मंत्र फूंकर बन जाते थे या फिर लैब, मतलब आपको वर्कशॉप या वो स्पेस दिखेगा जहाँ पर वो चीज़ें बनी हैं? तो इस पर भी कभी विचार किया है? पहला तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ चाहिए। तो कुछ बातें हैं जिसकी एडवोकेसी हम कर नहीं सकते, तो उस पर उतनी बात नहीं करनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है तो प्रूफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। दूसरी है कि जो यात्रा है साइंस की वो कैसे रही है कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक, पहले लॉजिक आया, ठीक है, फिर हम देखते हैं साइंस एज अ विधा दिखती है जिसको वो नेचुरल फिलॉसफी पहले कहते थे, साइंस भी नहीं कहते थे। फिर दिखती है फिजिक्स जैसा विषय आता है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिखता है जहाँ मशीन्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग दिखती है, मतलब अप्लाइड साइंस आ गया, इंजीनियरिंग आ गई, और हम टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो स्टेम जो हम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये जो पूरा, लेकिन यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई इसकी? लॉजिक से, तर्क विधा से। तो इसका मैप करते हैं इंडिया में। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो हम मानेंगे भारत के पास भी विज्ञान था। नहीं मिलते हैं तो डाउट करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास? तो लॉजिक के लिए न्याय दर्शन है, एक मैच कर गया। तर्कों के विषय में बात हुई है और बहुत पहले भी हुई है, और बहुत इन डेप्थ हुई है, बहुत इन डेप्थ हुई है। विज्ञान की जब बात आएगी, फिजिक्स की जब बात आएगी, तो वैशेषिक हमें दिख रहा है। वो कितना परिपक्व है, कितना एडवांस है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि मूल विचार है कि नहीं है। उस दिशा में अगर उसका काम हुआ है। बीज होगा तो संभावना होगी। बरगद का बीज होगा तो बरगद आ जाएगा। तो कोई ऐसा है जो ब्रह्मांड को तत्वों से, अणुओं से ढूंढना चाहता है, वो सब्जेक्ट है क्या? कोई तर्कों पे मास्टरी चाहता है कि शब्दों को हम कैसे बांधें कि विचार और निखर के आए, ताकि हम शब्दों के माया जाल में ना फंस के रह जाए, वो दिखता है तो वो है। मंदिर का एग्जाम्पल या आयरन पिलर का जो मैं देता हूं, तो वो एंड प्रोडक्ट के रूप में है। मिसिंग क्या है? अप्लाइड साइंस, ये मिसिंग है ना। एंड प्रोडक्ट है तो अचानक से नहीं आएगी। मंदिर है मतलब ड्राइंग बनाना आता होगा। मंदिर में जो मटेरियल है वो ऊपर तक कैसे जाए उसकी समझ होगी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की समझ होगी, पत्थरों की समझ होगी, जो जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी जो हम कहते हैं, कारीगरी की समझ है तो टूल्स की समझ होगी, इसको काटना कैसे है ना। स्ट्रेंथ की समझ होगी कि 1000 साल तक मंदिर कैसे खड़े रहे, मतलब वो स्ट्रेंथ की भी उनकी समझ होगी। बैम्बू की समझ है, प्रॉपर्टीज की समझ है, किस मटेरियल को यूज करना है, किस मटेरियल को यूज नहीं करना है, तो मटेरियल साइंस है। तो कोई एक प्रोडक्ट है जो इंजीनियरिंग मार्वेल के रूप में हम बोलेंगे उसको, वो है। ये कोई थॉट और ओपिनियन नहीं है, वो है। 1000 साल से कोई दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो वो इंजीनियरिंग मार्वेल है। या जो भगवान शिव के जो कैलाश टेम्पल जो हम कहते हैं महाराष्ट्र में, कि बोलते हैं कि मोनोलिथिक, एक पत्थर को काट के उल्टा काट करके बनाया गया है। तो ये कोई विधा है, वो एक दिन में नहीं आएगी, वो किसी जर्नी से गुजर के गई होगी, जिसमें मैंने कहा तर्कशास्त्र है, वैशेषिक है। जो मिसिंग है, तो एंड वाला लिंक पता है हमें, शुरुआती लिंक हमें पता है, तो बिना बीच के तो वो जुड़ेगा नहीं। तो इसके मूल में हम समझ सकते हैं कि वो थॉट प्रोसेस है, सिर्फ समाधि से नहीं हुआ है। मतलब ये एक डिफरेंट ब्रांच आ गया कि जो समाधि पे आधारित नहीं है, सिर्फ जो ऐसी बात करता है जो बाकी लोग कर ही ना पाए और फिर वही क्लेम कर रहे हैं, तो फिर हम माने भी कैसे? ये तो एक सुपरफिशियल क्लेम की तरह हो जाएगा। तो यहां से आपको ये दिखता है कि हमारी अपनी साइंटिफिक जर्नी रही है, और हमने विचार नहीं, हमने एक एंड इंजीनियरिंग मार्वल भी दिया है। टेक्नोलॉजी ना हो वो अलग बात है, बट इंजीनियरिंग तक दिख रहा है हमें, उसको हम क्लेम कर सकते हैं, वहां तक हम क्लेम कर सकते हैं। ये जो ऋषियों ने किया, ऋषि इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, तो क्या ये एक सडन कुछ हुआ होगा, ये प्रोसेस मिल गया, या आपको भी लगता है कि ये जो प्रोसेस है योग दर्शन का, या फिर जो दृश्य और दृष्टा का जो हमें विवेक
जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाकर एकीकृत करके ज्ञान को लेने का, ये हिट एंड ट्रायल रहा है, या ये आपको लगता है कि ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है जो ईश्वर ने मनुष्य को दिया है एज अ मैनुअल, जैसे कि परंपरा में लोग मानते हैं? देखिए, परंपरा में माने या ना माने, ग्रेविटी का बारे में डिस्कवरी भले बाद में हो, ग्रेविटी पहले से है। तो ज्ञान का होना और नहीं होना सिर्फ इस बात पे है कि उसका जो ज्ञाता है वो है कि नहीं है। तो नॉलेज तो पहले से है, उसको पहचानने और जानने वाला बाद में आ रहा है। तो सृष्टि के सृजन से ही ज्ञान उसके साथ में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ज्ञान को हम कहते हैं अपौरुषेय है, जो हम शब्द की कोई ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। थॉट्स और इवोल्यूशन से सिर्फ नहीं आया, ज्ञान हमेशा से है, उसको बस ढूंढा गया है। फादर ऑफ सब्जेक्ट नहीं होता भारत में, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का फादर नहीं होता। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ फिलॉसफी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, जनक नहीं होता कोई ज्ञान का। डिस्कवरर होता है, खोजी होता है, सीकर होता है, उसी को ढूंढते हैं सभी। तो ये कुछ मिलती जुलती भी है कि परंपरा में ये कह रहा है कि ज्ञान तो ईश्वरीय प्रदत्त है। तो जब पता ही नहीं है सोर्स क्या है इसका, तो एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया कि मनुष्य नहीं है इसमें, वो ढूंढता बाद में है ना। तो इसलिए मनुष्यों का अधिकार उस पर नहीं होता। इसका दूसरा पक्ष भी ये हो सकता है कि वो प्रमोट ना किया हो गया हो कि नॉलेज आपके अधिकार की वस्तु है। क्योंकि आप देखिए, परंपरा में भी आप ईश्वर तो छोड़िए, किसी भी आप विषय को लेंगे, जैसे आपने बोला जनक नहीं होता है, किसी भी विषय को लेंगे, चाहे एस्ट्रोनॉमी को आप लीजिए, मैथमेटिक्स को लीजिए, या फिर आप आयुर्वेद को ही लीजिए, तो जो परंपरा है गुरु शिष्य की, वो कहीं ना कहीं जाके आपको ऐसा दिखेगा कि वो एट द एंड आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, वो कोई ना कोई देवता ही होगा, चाहे वो धन्वंतरी जी हों, चाहे सूर्यदेव हों। एस्ट्रोनॉमी में सूर्यदेव को माना गया कि पूरा ज्ञान सूर्यदेव से आया है, सूर्य सिद्धांत आदि के माध्यम से। आयुर्वेद में धन्वंतरी जी तक जाता है, उनको भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न मानते हैं। ऐसी कि तो ये क्या हमारा एक ट्रिब्यूट का सिस्टम है कि हाँ, हमें सोर्स नहीं पता है, लेकिन सोर्स चूंकि सृष्टि से ही है तो फिर ईश्वरीय सोर्स ही है, या किसी को क्रेडिट नहीं देना है? जैसे आपने बोला कि हो सकता है कि ये क्रेडिट का सिस्टम पहले से हमारे यहाँ है ही नहीं ज्ञान में, कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने इस पर कार्य किया है, तो हम उसको आदर भाव से भगवान की ही श्रेणी में रखते हैं। इस पर कुछ विचार है? ये भाव स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन जो वेद कहता है कि जो रियलिटी है वो लेयर्ड है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, तो आदि भौतिक में सन जो एक मटेरियल रियलिटी दिख रहा है, फ्यूजन रिएक्शन और ये है, वो हम बता दिए। लेकिन आदि दैविक में सूर्य देवता ही हम कहते हैं, है ना। और आध्यात्मिक में अग्नि तत्व पे अगर हम जाएं तो फिर वो वाक पे आ जाता है, मतलब आध्यात्मिक एक पर्सनल हो जाता है। अध्यात्म मतलब एक व्यक्ति का पर्सनल उससे संबंध हो जाता है, तो वहाँ पर वाक और वहाँ पे प्रकाश और ज्ञान के रूप में हम बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ आदि दैविक में देवता ही हैं। और देवता की भी डेफिनेशन अगर देखेंगे तो मोस्टली देवता, अगर उपनिषदों में भी देखेंगे, ये तो बाद में जो देवताओं को 4 हाथ 5 हाथ वाला जो वो एक नैरेटिव गया है, लेकिन जो देवता का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है सृष्टि में, और सृष्टि के बाद ही आए, नासिदी सूक्त ही बोलता है कि सृष्टि को देवता भी नहीं जानते हैं क्योंकि देवता भी सृष्टि के बाद ही आए हैं। तो यानी सृष्टि के बाद जो विषय बने, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे जल हो, चाहे वृक्ष हो, सब देव बोले गए हैं। तो देवता इस सेंस में भी। और जब हम विभूति बात पढ़ते हैं तो जब हमें पता चलता है कि सूर्य पे संयम करने से सौर मंडल के विषय में पता चलता है, और यदि हम वहाँ पर देखें तो सूर्य का जो प्रकाश है उसी की हम स्पेक्ट्रम को पढ़ के ही बहुत ढेर सारी चीज़ें जानते हैं, या फिर किसी दूसरे तारे से जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है उससे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये माना गया हो कि जो ज्ञान है अंतरिक्ष का या जो ज्ञान है सौरमंडल का वो सूर्य से ही आ रहा है, इसलिए एस्ट्रोनॉमी को सूर्यदेव को समर्पित किया गया हो। इसमें एक प्रश्न ये है कि जब हम, या मैं ये नहीं मानता कि मैं वो पहला व्यक्ति हूँ या आप वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसमें बहुत ढेर सारे कार्य हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सब एकदम गुफा में ही जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत लोग होंगे। तो क्या कभी
कोई वैज्ञानिक इस पद्धति पर रिसर्च करने के लिए कार्य किया है कि हाँ, देखा जाए कि सच में क्या चित्तवृत्ति निरोध से हमें बहुत क्लैरिटी आती है रियलिटी को लेकर? क्या इस पर कोई वैज्ञानिक शोध हुआ है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से? शोध आप इफेक्ट पे कर सकते हो, इनहेरेंट क्या मूल कारण उस पर शोध नहीं कर सकते। मतलब मेडिटेशन आपने किया तो अल्फा बीटा थीटा वेव्स जो हैं ब्रेन में कैसे एक्टिव हो रही है, काम कर रही है, ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव हो जा रहा है, तो ये कॉन्सिक्वेंस को साइंस ट्रैक कर सकता है, बट मूल में क्या हो रहा है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेजरमेंट भौतिक चीज़ों का ही किया जा सकता है। चेतना के स्तर की विषय उसके फंडामेंटल डेफिनेशन में भौतिकता ही नहीं है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट कैसे नापेगा? तो आप मेजर जो नहीं कर सकते, साइंस उसको बोलता है ये कंट्रोलेबल नहीं है। तो कंट्रोलेबल नहीं है तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो फिर वो स्यूडो साइंस हो गया। तो साइंस की मोनोपोली नहीं है ट्रूथ पे, ये हमें टेक्निकली समझना होता है। हमें उसको उस तरह से नहीं लेना है कि साइंस जो नकार देगा वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये साइंस ने ही हमें कहा कि 200 साल पहले जो वो कहते थे उन्होंने खुद अपनी ही बात को काटा। जब क्वांटम फिजिक्स आया, क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है। हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट का एक इनहेरेंट एरर है उसमें, मेजरमेंट नहीं कर सकते एग्जैक्ट। तो तत्व ज्ञान इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त नहीं होगा, ये साइंस ने ही बता दिया। तो उन्होंने थ्योरीज लिखा और बहुत सारी थ्योरीज लिखा, और इसलिए उन्होंने फिर वेदांत को स्टडी किया। जो श्रोडिंगर है वो ऑस्ट्रिया में आरके मिशन का मेंबर रहा, सभी ने स्टडी किया। इवन निकोला टेस्ला की जो कन्वर्सेशन हुई स्वामी विवेकानंद के साथ, तो सब लोग इस विचार को समझना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ शायद आंसर मिल जाए, जिस पहेली में उलझे हुए हैं उसका आंसर शायद यहाँ मिल जाए, है ना। तो इससे उनका इंटरेस्ट आया कि भारतीय अध्यात्म को भी हम समझ पाए, लेकिन उसके मूल में ही भौतिकता नहीं है, तो मेजर आप कैसे कर पाओगे? जैसे आत्मा का पूरा कंफ्यूजन किस लिए है कि नहीं है, क्योंकि मेजर नहीं कर सकते। और इंस्ट्रूमेंट का जो मैं बेसिकली लॉजिक देता हूं कि कांस्टेंट फील्ड को मेजर आप कैसे करोगे? जिसका जीरो डिसाइड करोगे एक बेस स्केल, तभी तो उसके चेंजेस को आप मेजर कर पाओगे। थर्मामीटर पारा ऊपर से नीचे जाता है, उसको आप मेजर कर पाते हो। हार्ट बीट ऊपर नीचे ब्लिंक कर रहा है तो मेजर कर पाओ। अगर एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप बोलोगे मृत्यु को प्राप्त कर लिया है ये शरीर, है ना। कोई बदलाव नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट क्या बताएगा? तो जो नित्य है उसको आप नापेंगे कैसे? मेजर, बदलाव को ही नापा जा सकता है, तो जो नहीं बदल रहा है उसको साइंस नहीं पहचान पाएगा, यही उसकी लिमिटेशन है। तो इसलिए इस भले वो रिसर्च करे, वो कॉन्सिक्वेंस को मेजर कर सकते हैं। देखो योग निद्रा उसने किया तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो गए, कॉर्टिसोल कम हो गए, शांति उसको मिली, रेस्ट मिल रहा है, ये वो समझ रहे हैं क्योंकि वो हार्मोन्स को समझ रहे हैं। तो इस चीज को करने से ये प्रभाव हुआ, उस प्रभाव को मेजर कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस में क्या हो रहा है उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको वो ब्रेन के वेव्स को ही मेजर करते हैं, थॉट्स, टेक्निकली उन चीजों को ही, वो केमिस्ट्री है ना, हार्मोन्स, उसको मेजर कर सकते हैं, केमिकल्स को मेजर कर सकते हैं। इसमें जैसे कि अभी बात चल रही थी, जब हम साइड बाय साइड देखने का प्रयास कर रहे थे कि वेस्ट में जैसे साइंस आगे बढ़ा है और जो भारत का एक वैज्ञानिक परंपरा रही है, उसमें किस तरह से वहाँ भी अगर लॉजिक मिलता है तो यहाँ भी न्याय दर्शन मिलता है। वहाँ अगर फिजिक्स के कुछ मौलिक सिद्धांत अगर धीरे धीरे आगे बढ़ें तो यहाँ वैशेषिक मिलता है। आप वैशेषिक दर्शन पे व्याख्यान भी देते हैं। वैशेषिक दर्शन में आपको ऐसा कुछ लगता है मॉडर्न साइंस में जो है वो वैशेषिक दर्शन में रिफ्लेक्ट होता है, या वैशेषिक दर्शन भी आपको ऐसा लगता है कि विज्ञान के स्तर के अनुसार उस समय जितना ज्ञान था उतना ही है, या कुछ उसमें मॉडर्न साइंस के या क्वांटम फिजिक्स के बीज दिखते हैं? इससे ये भी पता चल सकता है कि किस स्तर पर क्या सही डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्शन चेंज होती रहती है,
भले हम जैसे आप बोलते हैं कि सम्मान है क्योंकि लोगों ने मेहनत बहुत की है। हम न्यूटन को बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन न्यूटन ने जो मेहनत की है, जो वर्क किया है, उसके बाद जो उस पर वर्क हुआ है, फिर वो धीरे धीरे वर्क इम्प्रूव होता गया है। और भले थेरी और सब सच पे ही जाना चाहते हैं, सारे वैज्ञानिक सच पे ही जाना चाहते हैं। तो यदि हम दर्शनों को कंक्लूजन कह रहे हैं और यदि हम उनको फिजिक्स से कंपेयर भी कर रहे हैं, तो वैशेषिक में फिर वो फ्लॉज आपको दिखते हैं कि जो मॉडर्न साइंस ने जैसे क्लासिकल फिजिक्स को डिनाई किया, तो क्या मॉडर्न साइंस ने वैशेषिक में जो फिजिक्स दिख रही, गति या मोशन दिख रही, उसको भी डिनाई करता है, या मॉडर्न साइंस की कुछ चीज़ें हमें वैशेषिक में भी दिखती हैं? वैशेषिक में ऑब्जर्वर की अवधारणा पहले से है। अच्छा। प्रमाता है उसमें, जो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं है, क्वांटम फिजिक्स में आ गया। ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर रहे हो, उससे उसके प्रोसेस से रिजल्ट में वेरी हो जाएगा। आपका एपरेटस कैसे है। क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जर्वर की कोई नहीं है, वो नहीं, बट वैशेषिक में है। तो एक स्तर पे एक जगह एडवांस हो गया कि ऑब्जर्वेशन की मेथडोलॉजी की बात उसने कर दी। ठीक है, उसमें आत्मा को फैकल्टी के रूप में माना है, द्रव्य माना है, द्रव्य माना है, मन भी द्रव्य है, मन भी द्रव्य है, समय और स्थान के बारे में भी बात की है, टाइम और स्पेस के बारे में बात की है, जो कठिन विषय है। आप रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम को समझते हैं कि अब टाइम डायलेशन हो, मतलब ये सब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं थी यूनिवर्स की। ये बहुत बाद में सबको समझ में आई कि जो स्पेस है यही बेंड हो जाता है। तो एक पॉइंट इसको यहां से यहां जाना है, तो या तो एक सीधा ऐसे ट्रैवल करे या ये स्पेस ही यहां पे आ जाए, है ना। तो स्पेस एक द्रव्य है, समय एक द्रव्य है, समय मेजरमेंट ऑफ चेंज है। ये सारा वैशेषिक का डेफिनेशन है। बदलाव समय के अंदर होता है। तो इससे क्या आउटकम निकलता है, मतलब जो नहीं बदल रहा है वो समय से परे है। तो नित्य जो होगा वो टाइमलेस होगा, टाइम उसका फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब वो भूत, भविष्य और वर्तमान उसके लिए मायने नहीं रखते, जो बदल नहीं रहा है। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन सा समय है जब समय नहीं रहा होगा, और कौन सा स्थान है जहां पर कोई स्थान नहीं था। ऐसी ही भाषा नासदीय सूक्त की है ना। तो स्पेस और टाइम से डील करना और मन और आत्मा को अलग अलग बताना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि मन को और आत्मा को अलग अलग बताना। मन एक अलग फैकल्टी है, ये आत्मा से अलग है। ये आसान बात नहीं है, आसान कंक्लूजन नहीं है। ये वैशेषिक में एक बहुत बड़ी बात ये अयोनिज शरीर की बात होती है। योनिज शरीर ये होता है जो माता और पिता के वजह से बच्चे का जन्म हो। वैशेषिक एक ऐसे शरीर की बात करता है जो बिना और माता पिता के जन्मे हो। ये कौन सा शरीर है? तो ये सबके पास है कि ये अलग से ही कोई एंटिटी है अयोनिज शरीर? अयोनिज शरीर जो योनि से जिसका जन्म ना हुआ हो, गर्भ में उसका पालन नहीं हुआ है 9 महीने 10 महीने। ठीक है, तो जो प्रथम ऋषि होंगे जो कहते हैं कि, तो वो अयोनिज हो गए सभी। पुरुष उनके माता पिता नहीं है, योनि स्वरूप में कोई प्रोजिनी नहीं है, उनकी रिप्रोडक्शन के थ्रू उनका जन्म नहीं हुआ है। तो ये डिस्कशन वैशेषिक में आता है। ये एक विषय, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ऐसा सोचना भी बहुत अलग बात है, और वो बता रहे हैं वहां पे। फिर तत्वों के शरीर के बारे में बात है कि अग्नि तत्व प्रधान भी शरीर हो सकता है। हमारे सारे शरीर पंच महाभूत प्रधान है, मतलब पृथ्वी तत्व ज्यादा दिखता है, बाकी सारे तत्व हैं। अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। पांचों तत्व के मिश्रण से हम शरीरों को जानते हैं, बल्कि पूरी रियलिटी को जानते हैं। बट वहां पे वो कह रहे हैं कि तत्व प्रधान वाले भी शरीर हो सकते हैं, कि ये बस अग्नि प्रधान है, ये वायु प्रधान है। ये वैशेषिक में ये भी आता है। वैशेषिक में एक चीज़ और मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जब भी आकाश तत्व की बात होती है तो ज़्यादातर आज जब आकाश की तन्मात्रा शब्द से जोड़ते हैं तो ये डिस्कशन उठता है कि जो ध्वनि है या शब्द है, अगर हम शब्द को ध्वनि ले रहे हैं तो उसके लिए तो मीडियम चाहिए, चाहे ठोस, द्रव या फिर गैस, कोई ना कोई मीडियम चाहिए ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए। फिर दर्शनों में तो आकाश बोल दिया और उसको स्पेस बताते हैं, स्पेस में ध्वनि जाती नहीं है क्योंकि मीडियम चाहिए।
फिर उसको करेक्ट करने के लिए कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो शब्द हैं, उनके लिए वैक्यूम चाहिए। लेकिन वैशेषिक में ये बहुत अच्छी बात है कि आकाश के साथ साथ स्पेस को अलग से दिक बोला गया है। अंतरिक्ष अलग शब्द है। अलग शब्द है। सबसे पहले तो ये सारा कंफ्यूजन का स्टार्ट होता है जब हम ग्रीक और दुनिया के फिलॉसफी से इक्वेट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है, अगर ग्रीक बजाय तो ईथर कह देते हैं। अब स्वामी विवेकानंद भी ईथर आकाश तत्व को कहते हैं। और एटम अणु बन जाता है। वो क्यों बना? क्योंकि जब एटम आविष्कार हुआ था तो कहा गया था ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, तो इसलिए अणु का ट्रांसलेशन एटम कर दिया गया। लेकिन एटम बाद में फिर टूट गया, सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए। तब आप कैसे अणु को डिफाइन करोगे? तो इसलिए आप अणु को वैसे डिफाइन करो जो हमारे शास्त्र में लिखा है, ना कि साइंस के पीछे भाग जाओ। देखो, साइंस भी हमारे पास था। ये मैं बहुत लोगों को बोल रहा कि कई ऋषि हैं जो आज के साइंटिस्ट जैसे हैं, लेकिन ऋषि साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का वो पालन नहीं करते हैं। एविडेंस, वो टेस्टिंग, इन्फेरेंसेस, लॉजिकल डिडक्शन, इनका प्रयोग कई ऋषि नहीं कर रहे हैं। वो समाधि का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये अनसाइंटिफिक है। लेकिन नेक्स्ट लाइन ये है कि साइंस का मोनोपोली नहीं है सत्य को जानने में। सत्य को दूसरे तरीकों से भी जाना जा सकता है, वो भी एक अलग विधा है। लेकिन हमें रश है कि हमें, क्योंकि साइंस की हेजेमनी है, साइंस सर्वोपरि है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो साइंस से जोड़ो भाई। तो एटम को अणु बनाओ, इसको ईथर बनाओ, और वही सोर्स ऑफ कंफ्यूजन रहा। बट एक्चुअल डेफिनेशन में अणु अनडिविजिबल है, और रियलिटी 4 अणुओं के मिलने से बनती है। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के मिलने से ही बन जाएगी, और कुछ उसको नहीं चाहिए। लेकिन अणु में अगर आएंगे तो 4 अणु लगेंगे, तभी उसमें मेल्टिंग होगी, उसकी गैसियस स्टेट होगी, वो सॉलिड बनेगा। तो टेक्निकली ये जो तत्व थे ये उनके ट्रेट्स हैं। फ्लूइडिटी जल तत्व, फायर थर्मल टेम्परेचर, उसमें एक टेम्परेचर है, ठीक है। वायु तत्व, उसमें मूवमेंट है। तत्व का ये एक्चुअल डेफिनेशन है, बट इंग्लिश में वो 5 एलिमेंट्स से हमने उसको जोड़ दिया। और फिर कंफ्यूजन होती कि कैसे जल से पूरी दुनिया और बनी आप प्रिमिटिव क्यों बात कर रहे हो? एलिमेंट से कैसे दुनिया बनी होगी? तो उसके आधार में ये है कि वो जो तत्व हैं, हमारे पेट में जठराग्नि है, उसको अग्नि तत्व कहते हैं। तो आग थोड़ी लगी हुई है, थर्मल टेम्परेचर को ही अग्नि तत्व कह रहे हैं। 0 केल्विन के ऊपर जितना भी है टेम्परेचर, वो सब में अग्नि तत्व है। और 0 केल्विन पे बोलते हैं सेसेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है, वो पार्टिकल एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगी, ये कहते हैं। क्योंकि मोशन और मैटर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंस नहीं बनाया जा सकता है। यही क्लासिकल फिजिक्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया था। मतलब एक साइकिल बच्चा चला रहा है, तो एक साइकिल है और चल रहा है साइकिल, ये एक मोशन है। तो ऑब्जेक्ट और मोशन 2 अलग चीज है। ये आंख वाली दुनिया में, जो आंख से हम देखते हैं, यही है दुनिया। लेकिन जब सूक्ष्म जाते हैं तो मैटर और मोशन को अलग नहीं किया जा सकता। स्पंदन उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। रजोगुण नहीं होगी तो वो इक्विलिब्रियम में चलेगी और प्रकृति में चलेगी, प्रकृति बिफोर क्रिएशन, और वो बिफोर क्रिएशन है तो दिखाई नहीं देगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो टेम्परेचर 0 मतलब केल्विन होना माने वो मोशन में नहीं है, इनहेरेंट वाइब्रेशन खत्म हो गया तो वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। तो इसके ट्रांसलेशन में ना फंस करके कि हम भी साइंटिफिक हैं, वो जो सूत्र है वो पढ़ा जाए, वो क्या कह रहा है उसको उस मेरिट पे जज किया जाए। और दूसरे साइंसेस से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि आयुर्वेद में ये तत्व क्या कह रहे हैं, है ना, वहां से पता चले। मतलब किसी कॉन्सेप्ट का जब एप्लीकेशन होता है तब उसकी असली प्रॉपर्टी पता चलती है। तो फिजिक्स बहुत लोगों को तब समझ में आता है जब वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो अप्लाइड साइंस है। और रेफ्रिजरेशन जब समझते हैं तब पता चलता है कि थर्मोडायनेमिक्स समझ में आई थी कि नहीं आई थी। तो जितना आप अप्लाई करते जाओगे उतना नॉलेज रिफाइन होता जाता है। तो एक ये भी तरीका है कि आप वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक दर्शन से ना समझ के सारे भारतीय विज्ञान जो है उसमें ढूंढिए कि पंच महाभूत क्या है, प्राण क्या है, तो शायद मूल डेफिनेशन बाहर निकल के आए। तो रवि जी, चर्चा चल रही है अभी, तो
समय मुझे लग रहा है 2 बज रही होंगी और रात के 2 बज रहे हैं। चर्चा आपसे पिछले 6-7 घंटों से हो रही है। आपने जो भी अनुभव आचार्यों के माध्यम से प्राप्त किए और जो भी आपने पढ़ा है, उसके बाद जो आप उसको ज्ञान के रूप में प्रेषित कर रहे हैं, आप पुस्तकें भी लिख रहे हैं, चाहे वो चाणक्याज़ इंटेलिजेंस हो, ऋषि इंटेलिजेंस है, तो ये भी एक बहुत मेरे लिए मैं कहूँगा कि आप जो वर्क कर रहे हैं उस हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस वर्क के माध्यम से, क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जैसे आप बोलते हैं कि ऋषि ऋण चुका रहे हैं हम, बिल्कुल, कि जो ऋषियों ने किया है और हम अगर यदि उसको समझें और उसको आगे बढ़ाएं तो एक तरह से ऋषि ऋण हम चुका रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आज का दिन मैं पूरा आपको दे पाया हूँ कि और अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, जो कि हम शीघ्र प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। और आगे भी आप कभी दिल्ली आएँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़रूर जुड़ें और भी विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है और मैं फिर से कहता हूँ कि आध्यात्म और जगत दोनों को साथ में समझना पड़ेगा। विश्व में जो ज्ञान पर शोध किया है भारत ने और जो दुर्दशा आज देखने को मिलती है, आज तो फिर भी हम थोड़ा आगे बढ़ चले हैं। ये जो बेल्ट है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस बेल्ट में भगवान श्री राम जन्म लिए हैं, श्री कृष्ण जी हुए हैं, भगवान बुद्ध विचरण किए हैं, जैन धर्म फला फूला है। इस बेल्ट ने क्या क्या नहीं, सारे दर्शन आप देखें तो दर्शन की जो परंपरा रही है, और सबसे ज़्यादा आज भारत में भी सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग यही है। तो एक कहीं ना कहीं जो श्राप हमें दिखता है कि एक समय था कि सबसे गौरवशाली जगह रही है पूरी पृथ्वी पर, आज वो जगह जो है वो ज्ञान के ही नहीं, ऐश्वर्य में भी बहुत पीछे हो गई है। वो शायद श्राप ही यही है कि आपने आध्यात्म को जब पकड़ा और जगत को छोड़ा। जब आप जगत को छोड़े तो आप अपनी जो रक्षा नहीं कर पाए, और जब आप जगत को एकदम ही नकारा समझ लिए तो रक्षा नहीं हुई, और फिर आध्यात्म भी उतना नहीं बचा। तो आध्यात्म और जगत, जैसे उपनिषद भी कहते हैं कि साथ में ही लेके चलना है। तो आध्यात्म और जगत पर जो चर्चा मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए तो आप सबसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये जो विषय आया ना कि श्राप क्यों लगा, तो कपिल कपूर जी अल-बरूनी की व्याख्या करते हैं कि 1000 साल पहले अल-बरूनी भारत के बारे में क्या कहता है और अभी भारत की क्या स्थिति है, उसमें समझ में आ जाएगी डिक्लाइन का मूल कारण क्या है। तो अल-बरूनी 3 बात करता है। वो कहता है ज्ञान पर भारतीय गर्व करते हैं, पहला, मरने से नहीं डरते हैं, दूसरा, ठीक है, और सच बोलते हैं। ये इनकी 3 वर्च्यूज हैं, इनके 3 विशेषताएं हैं। तो कपिल कपूर जी मजाक में एक 1960 और 1900 मतलब अभी की स्थिति को कंपेयर करते हैं। तो 1960 और 55 तक ऐसी रही कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई अधिकारी है, उसको अगर गलत काम करने बोला गया तो कहता है कि मुझसे झूठ मत बुलवाओ, मेरे घर में बाल बच्चे हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि वो कोई अधिकारी ये कह रहा है मुझसे सच मत बुलवाओ, मेरे बाल बच्चे हैं। पहला तो ये भेद आ गया। दूसरा, मरने से बहुत डरते हैं। तो कोविड में जो डेथ की जब बात आई तो पैनिक डेथ बहुत ज्यादा हुए, डर के मारे। जो अटैक होता है तो मरने से बहुत लोग डरने लगे। भारत में जो आत्मा को कॉन्सेप्ट ना मान करके, सत्य मान करके कि वस्त्र की तरह शरीर को बदलता है, ये आधार है भगवत गीता का भी। तो मरने से नहीं घबराना, ये मूल प्रवृत्ति रही भारतीयों में। सच बोलते थे, मूल प्रवृत्ति रही, और ज्ञान पर गर्व कहते थे, ज्ञान को संजोते थे। अभी ज्ञान की बात हो गई तो नॉर्मली बोला जाता है कि ज्ञान को से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रैक्टिकल बात बताओ, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। हमें ज्ञान में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा समय उतना नहीं है कि हम ज्ञान के बारे में उतना जान पाए। लाभ क्या होगा, लाभ हो ट्रांजैक्शनल, अभी मेरा इमीडिएट लाभ बताओ। अब बिगर गोल्स नहीं रहा है मेरा इमीडिएट, हमको ये मेरा गोल है, आउटकम है, मैं यहाँ समय दे रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है, इसलिए मैं समय दूंगा, है ना। तो एक तो ये डिक्लाइन है, ये बेसिक डिक्लाइन है। और सत्य का जाने से क्या नुकसान होता है? विश्वास
समाप्त होता है। विश्वास व्यापार लाता है, विश्वास शक्ति लाती है, विश्वास भरोसा कोलैबोरेशन लाता है, अविश्वास भेद लाता है। झूठ बोलना अगर आपकी आदत है तो आप पर विश्वास कम किया जाएगा, आपको शक के नजर से ही देखा जाएगा। तो समाज का बंटना, उसमें जो मूल प्रवृत्ति अगर सत्य नहीं है तो वो बटेगा ही बटेगा, है ना। ज्ञान नहीं है तो नॉलेज और सिद्धांत के बारे में बात कौन करेगा कि ये मोरल है, ये इमोरल है। मतलब सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होना ही डिक्लाइन का कारण है। हमारे जो ग्रंथ कहते हैं कि धर्म के जो 10 लक्षण है मनुस्मृति के, और अभी उस मनुस्मृति को जला दिया जाता है। तो धर्म के जो लक्षण है उसमें धैर्य है, धृति है, क्षमा है, क्षमा करना, धैर्य दिखाना। ये किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है ये विचार, लेकिन वो पोर्ट्रे कैसे हो गया कि वो डिस्ट्रक्टिव है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता जब आता है, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म, उसमें स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वैश्य धर्म है, जो प्रॉपर उसका जो वर्ण और आश्रम है उसके बाद धर्म डिफाइन होगा। आश्रम हटा दोगे तो वर्ण जाति में चला जाएगा फिर, है ना। ये 7 वाली चीज है। मतलब आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास को पालन करना है। वानप्रस्थ मतलब एटलीस्ट 80% आप समाज को दे रहे हो। सन्यास है फिर वो अपने लिए आपका। तो कई थिंकर्स आए, उन्होंने सन्यास को प्रमोट किया, मोक्ष को प्रमोट किया, वानप्रस्थ को गायब कर दिया। एक व्यक्ति अब वानप्रस्थ ही नहीं होता, वो सीधा सन्यासी ही बनना चाह रहा है, अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो जा भी रहा है। क्षत्रियता का समाप्त होना, वॉरियर क्लास नहीं होगा तो आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तपः स्थली होगी तब तो तप करोगे। तो उस स्थली को, इसलिए अलग अलग हमें ये फैक्टर्स चाहिए, प्रोटेक्टर्स चाहिए। ज्ञान में ही आप चले जाओगे तो व्यवहार समाप्त हो जाएगा। जो आपने कहा कि बैलेंस लेके चलना है और समाज को छोड़ना नहीं है। इसीलिए हीनयान महायान जो कन्वर्ट होता है कि आप अकेले क्यों मोक्ष प्राप्त कर रहे हो, निर्वाण मतलब कलेक्टिव करो। तो उसको कहा ग्रेटर व्हीकल, बड़ा गाड़ी है तो वो महायान है। ये छोटा गाड़ी था इसलिए हीनयान है। असली नाम तो उसका थैरवाद है ना, वो तो अलग विषय है। लेकिन उन्होंने हीनयान इसलिए कहा क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और महायान सबके बारे में सोचता है। तो डिक्लाइन का कारण यही है कि आपको प्रैक्टिकलिटी समझनी होगी। जो अस्तित्व है समाज का, राष्ट्र का, वो रियलिटी को डिनाई आप मत करो, मिक्स मत करो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य को एक साथ। मतलब ब्रह्म की जब आप बात कर रहे हो वो पारमार्थिक सत्य के डायमेंशन में, व्यवहारिक में दूसरी बातें होंगी। उसको मिक्स कर दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक को मिक्स कर दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्वधर्म को राजधर्म से मिला दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि राजधर्म में असंतोष एक वर्च्यू है, स्वधर्म में संतोष एक वर्च्यू है। असंतोष नहीं होगा तो वो विक्टोरियस और एक्सपेंशनिस्ट कैसे होगा वो राजा। एक एंटरप्रेन्योर में असंतोष, एक अंदर से भूख होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, जो कहते हैं फायर इन द बेली, तभी वो ग्रो करेगा। शांत व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता। तो योग जो विधा है वो डे टू डे लाइफ में एक काइंड ऑफ वर्च्यू नहीं है। अभी हम ठीक है स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, बट योग तो कॉग्निशन बढ़ाने के लिए आई थी, आपके बुद्धि का स्तर को बढ़ाने के लिए आई थी, है ना। उसका मूल स्वरूप वो है। तो हमें, हमारा जो डिक्लाइन वो ये हुआ है कि व्यवहारिकता से हम दूर गए। इंटेलेक्चुअलिज्म में बहुत ज़्यादा आनंद आने लगेगा तो उसमें फंसे नहीं रह जाना है। अच्छे लोग अगर समाज को छोड़ देंगे तो फिर बुरे लोग उसको कैप्चर करेंगे। तो रवि जी, जुड़ने के लिए बहुत रात हो चली है और अभी तो धीरे धीरे हम लोगों पे नींद भी हावी हो रही है। चर्चा बहुत अच्छी गई, क्योंकि इसमें हमने बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो उठते हैं, और एक जो दूसरे मेथड्स रहे हैं हमारे ऋषियों के, उस पर भी चर्चा की गई है। साथ में जो डिक्लाइन दिखा है, या उसके अलावा और भी जो हमने वैशेषिक दर्शन पे चर्चा की है, उससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और आपने समय दिया है, आपकी जो इंसाइट रही है वो बहुत बेनिफिशियल रही हम सभी के लिए।
तो समय देने के लिए आपका फिर से एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कवि जी।